लगभग हमें देश में 769 जिले हैं 36 स्टेट में। टोटल जो स्टेट हैं वो 36 है। वो 36 स्टेट के जिले 769 है। जो जिलों की संख्या बढ़ती रहती है। हो सकता है साल दो साल के बाद ये संख्या और बढ़ जाए। तो 769 में हम लोग 31 स्टेट में संगठन का जाल फैला चुके हैं। 5 स्टेट है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, मेघालय है। ऐसे जो 4-5 स्टेट है वो स्टेट हमने अभी कवर नहीं किए हैं, अनकवर है। तो ये जो अनकवर्ड जिले हैं, यदि हम उसको माइनस कर दे तो 31 स्टेट में हमारे संगठन का जाल फैला हुआ है। 31 स्टेट में अगर हम 5 राज्यों के 50 जिले माइनस कर देते तो हमको हमारा नेटवर्क फैलाने के लिए 719 जिलों में संगठन का जाल फैलाना जरूरी है। कितने जिलों में है? 567 जिलों। 31 स्टेट में 567 जिलों में है। इसका मतलब है 152 जिलों में अभी हमारी शाखाएं नहीं है, अनकवर्ड है। तो इस काम को दिसंबर तक ही पूरा करना है। उसको करने का एक तरीका बनाया गया है कि 152 कार्यकर्ताओं की ऑल इंडिया से हम लोग लिस्ट तैयार कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से काम करते हैं। और वो 152 कार्यकर्ताओं को 152 जिले की जिम्मेदारी लगा दी जाए और वो 152 कार्यकर्ता उस जिले में अगर 3 बार गए तो वहां पर संगठन खड़ा हो जाए। पहले संगठन खड़ा करने के लिए बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जब मैं किसी नए जिले में जाता था तो वहां हमारे परिचय का एक भी आदमी नहीं हुआ होता था। तो मैं किसी कार्यकर्ता को पूछता था कि भाई कोई उस जिले में आपका कोई परिचित है क्या? तो कोई कार्यकर्ता कहता था क्या है, वो नालायक है। वो कहता था वो है परिचित, नालायक आदमी है। तो फिर मैं उसको पूछता था कि वो जो नालायक आदमी है उसको आप नालायक क्यों कह रहे? वो मेरा रिश्तेदार है इसलिए मैं उसको नजदीक से जानता हूँ, वो नालायक है इसलिए कह रहा हूँ। तो मैं उसको कहता कि अच्छा वो आपका रिश्तेदार है तो क्या आप टेलीफोन करने के बाद मुझे एक दिन रुकने के लिए उसके घर में जगह मिलेगी क्या? वो इतना नालायक नहीं है, नालायक है, मगर मैं अगर उसको टेलीफोन कर दूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेश्राम जी आ रहे हैं, एक दिन उनको रुकना है, तो वो मना नहीं करेगा। मतलब वो इतना नालायक नहीं है कि मेरी बात टाल दे। नालायक जरूर है मगर इतना नालायक नहीं। मैंने कहा ठीक है, नालायक मैं मान लेता हूँ, मगर वो अगर मेरे को घर में रहने दे एक दिन तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो नालायक है नहीं। तो मैं वहां जाता था तो उसके कहने के मुताबिक उस नालायक को ही 10 लोगों के नाम पूछता था, वो भी 10 लोगों के नाम बताता था। मैं उसको टेलीफोन करता था या उनको मिलने के लिए जाता था और दिन भर 6 बजे तक मैं जनसंपर्क करता था, ऐसे ही लोगों के नाम लेकर, और फिर शाम को 6 बजे मीटिंग करता था।
और मीटिंग के बाद फिर उसको मैं पूछता था कि ये काम करने के लिए जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुक जाए, जो ये काम नहीं करना चाहते चले जाए। तो सारे के सारे लोग उठकर चले जाते, कोई भी नहीं रुकता था। मतलब ये मेरा तजर्बा है, आपको बता रहा हूँ था। तो सारे उठकर चले जाते थे। कभी कभी एक आदमी रुकता था, कभी कभी एक आदमी रुकता था। मैं उसको पूछता था कि सब चले गए, तुम क्यों रुके हुए हो? तो कहता था कि जिस चादर पर आप बैठे हुए हो वो चादर मेरी है, तो मुझे तो चादर ले जाना पड़ेगा ना। जब तक आप बैठे हुए हैं तो चादर कैसे लेके जाए, इसलिए मैं बैठा हूं। मगर ये तजर्बा मेरा है, अगर आप अभी जाओगे तो आपको ऐसा अनुभव नहीं आएगा। आपको जहाँ संगठन नहीं है वहां भी आपको बामसेट को चाहने वाले लोग मिल जाएंगे। इतना बामसेट का दबदबा और बामसेट का नाम फैल गया, केवल जाने भर की देर है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आने वाले समय में हम लोगों को करना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 6500 तहसील है, तो उसमें 6000 तहसीलों में हमें संगठन बनाना है। क्योंकि 2030 तक, अभी हमने एक और टारगेट रखा है 2030 का, 6 लाख गांवों में संगठन फैलाने का। अभी जो संगठन शक्ति हम निर्माण करना चाहते हैं, जो हमारी आने वाले समय की रणनीति है, वो उसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। 6 लाख गांवों में संगठन फैलाना है। तो 6 लाख गांवों में संगठन फैलाना है, तो ये 6 लाख गांवों में संगठन कैसे फैलेगा? तो सबसे पहले तहसील में संगठन बनाना पड़ेगा। क्योंकि तहसील में जब आप संगठन बना लोगे तो गांव के लोगों का सारा जीवन तहसील के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर गांव के किसानों को अपनी फसल बेचनी है तो तहसील जाना पड़ता है। अगर तहसील ऑफिस से कोई काम करना है सरकारी तो तहसील में जाना पड़ता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसान को अपनी फसल बेचनी है तो तहसील को जाना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो काम करने के लिए गांव के लोगों को तहसील में जाए बगैर काम पूरा नहीं होता। तो तहसील में अगर आप अपना यूनिट खड़ा करते हो, मान लो आपको तहसील में कोई कार्यक्रम करना है तो लोगों को सुनने के लिए लाना है। हमारी तजर्बे की बात बोल रहा हूं, कोई किताबी बातें नहीं है। तो गांव में फील्ड वर्क करना पड़ता है और गांव से तहसील में सुनने के लिए लोगों को लाना पड़ता है। तो इसका मतलब है 6 लाख गांव में अगर संगठन खड़ा करना है तो उसकी पहली पूर्व शर्त है तहसील में संगठन खड़ा करना। अगर आप तहसील में यूनिट खड़ा कर देते हो और तहसील में 3 महीने में एक प्रशिक्षण शिविर लगाते हो, तो फील्ड वर्क करवाओ तहसील में, गांव में, और गांव के लोगों को ट्रेनिंग के लिए बुलाओ। फिर किसी और सेंटर पर तहसील के 3 महीने के बाद फिर ट्रेनिंग रखो। फिर सारे तहसील में फील्ड वर्क करो, लोगों को बुलाओ। फिर तीसरी बार ट्रेनिंग रखो, फिर चौथी बार ट्रेनिंग रखो। तो 4 बार जब आप तहसील के अंदर ट्रेनिंग रखोगे और लोगों को बुलाओगे गांव से, तो 4 बार साल भर में तहसील का कोई भी गांव अनकवर्ड नहीं रहेगा। और हर जगह
आपको काम करने वाला कम से कम एक गांव में एक आदमी, एक व्यक्ति, कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा। यूनिट खड़ा करने के लिए कम से कम एक आदमी की जरूरत होती है, और गांव में एक कार्यकर्ता अगर हो गया तो गांव आप तैयार कर सकते। तो इस तरह से भौगोलिक नेटवर्किंग के द्वारा ये जो कार्यक्रम बता रहा हूं 2030 तक 6 लाख गांव का संगठन साल भर में ही खड़ा हो सकता है, जो बता रहा हूं तरीका। मगर हमारे लोगों की जो शिथिलता है उस बात को ध्यान में रखते हुए 7 साल 5 महीने का समय है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने, तो 23 पूरा हो जाएगा, और फिर 7 साल 5 महीने। आगे क्या करना है, आने वाले फ्यूचर में क्या करना है, ये बात बता रहा हूं। ये आने वाले नियर फ्यूचर में अभी वामसेट का संगठन का जो ढांचा है बन चुका है, अभी वामसेट बनाने की जरूरत नहीं, ये बन चुका है। जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था वो काम करने लायक संगठन बन चुका है। अभी जो करना है वो है भारत मुक्ति मोर्चा, आंदोलन करने वाला संगठन खड़ा करना है। अभी हमारी जो रणनीति है 2030 तक क्या है, आंदोलन, और आंदोलन को जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ना है। 2 चीजें हैं, एक आजादी हासिल करना है तो जन आंदोलन करना होगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने 3 करोड़ लोगों को सड़कों पर उतारा था, 9 अगस्त 1942 को। उसके बाद अंग्रेजों ने जाने का निर्णय किया। गांधी ने आंदोलन चलाया था, उसका टाइटल था क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों ने 9 अगस्त 1942 को जब गांधी जी ने 3 करोड़ लोगों को मैदान में उतारा तो अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का फैसला किया। तो ये ब्राह्मण अंग्रेजों से थोड़ा ज्यादा बदमाश लोग है, तो वो ज्यादा बदमाश है तो उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो उनके खिलाफ में 15-20 करोड़ लोगों को मैदान में उतारना है। तो अगर 6 लाख गांवों में संगठन भौगोलिक नेटवर्किंग का आप फैला देते हो और एक गांव से 2 लोगों को मोबिलाइज करते हो तो दिल्ली में 12 लाख लोग आप ला सकते हो। दिल्ली में 12 लाख लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह है? दिल्ली देखा आप लोगों ने है? दिल्ली में 12 लाख लोगों को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं। इसी की भी सरकार होगी, अगर 12 लाख लोग आ गए तो सरकार ज्यादा देर चल नहीं सकती। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहिए, तो भौगोलिक नेटवर्किंग की बात बोल रहा हूं। अगर मान लो 5 लोगों को तैयार कर लिया तो 6 लाख इंटू 5 30 लाख। अगर आपने 10 लोगों को तैयार कर दिया 60 लाख, 100 लोगों को तैयार कर दिया 6 करोड़, 200 लोगों को एवरेज तैयार कर लिया 12 करोड़, 250 लोगों को एवरेज आंदोलन के लिए तैयार कर दिया 15 करोड़। तो 15 करोड़ लोगों को अगर आपने सड़कों पर उतार दिया तो आप अपने संगठन के बल पर आजादी हासिल करने लायक हो सकते। समस्या है, समाधान भी बता दिया। समस्या है, आपको समाधान भी बता दिया, और उस काम में मैं लगा हुआ हूं। अभी वामसेट बनाने के काम में मैं लगा हुआ नहीं हूं। अभी हम लोगों को यही बात आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप लोगों को के बाप के तरफ के रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ और मां के तरफ के रिश्तेदारों की लिस्ट बनाओ
और पहले रिश्तेदारों को ही पकड़ो। अगर आप ज्यादा समझा नहीं सकते तो मां के तरफ के रिश्तेदार, बाप के तरफ के रिश्तेदारों को ही अगर आप पकड़ो तो बहुत बड़े पैमाने पर लोग तैयार हो जाएंगे। भौगोलिक नेटवर्किंग से इतने बड़े पैमाने पर 15 करोड़ लोग तैयार हो सकते हैं। दूसरा कार्यक्रम सोशल नेटवर्किंग, ये तो भौगोलिक नेटवर्किंग बताया। दूसरा कार्यक्रम है सोशल नेटवर्किंग। 1703 शेड्यूल कास्ट की जातियां हैं। ब्राह्मणों ने इस शेड्यूल कास्ट के लोगों को 1703 जाति के टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा था, तो ब्राह्मण अंग्रेजों के विरोध में लोगों को भड़काते थे कि अंग्रेज बांटो और राज करो का काम कर रहे हैं। तो लोग पूछते थे कि भाई अंग्रेजों को आप बुरा क्यों कह रहे हो? तो वो कहते थे ब्राह्मण लोग कि अंग्रेज इसलिए बुरे हैं कि उन्होंने हमें बांटा। तो लोग पूछते थे कैसे? कहा कि देखो हिंदू मुसलमान ने बांटा, 2 टुकड़ों में बांटा। तो ब्राह्मण 2 टुकड़ों में बांटा, इसको बहुत बुरा मानते थे। ब्राह्मणों के द्वारा आजादी के आंदोलन के दौरान जो कहा जाता था, वो कहते थे तो हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा अंग्रेजों ने, अंग्रेज बहुत बुरे लोग हैं क्योंकि उन्होंने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मण कितने बुरे हैं वो बताना चाहता। ब्राह्मणों ने शेड्यूल कास्ट को 1703 टुकड़ों में बांटा। शेड्यूल ट्राइब के 801 टुकड़े हैं और पिछड़े वर्ग के ओबीसी के 3743 टुकड़े हैं। तीनों को मिला दो 6247 टुकड़े, 6247। अंग्रेज 2 टुकड़े करते थे, ब्राह्मणों ने कहा तो 2 से 6247 टुकड़ों को भागाकार करो तो 3123 गुना ब्राह्मण अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। गणित करके बता रहा कि लोग बहुत सारे मुझे बोलते रहते, मुझे क्या बोलते रहते हैं कि मेश्राम जी आपका कोई भी भाषण ब्राह्मण शब्द के बगैर है तो जरा दीजिए तो सुनेंगे हम लोग। कहा कि ब्राह्मण के बगैर मेरा भाषण कैसे होगा पूरा है? ब्राह्मण ही न शैतान है। हम सारे 3000 साल से हम लोग दुख में और पीड़ा में पीड़ित है और इतने टुकड़ों में हम लोग बटे हुए हैं, तो अपने आप थोड़ी बटे हुए हैं, तो बांटे हुए हैं ब्राह्मणों के द्वारा। और उसको बरकरार रखने के लिए तमाम जद्दोजहद ब्राह्मण लोग आज भी करते रहते। तो ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बार बार ये बात बताते रहता हूं। हम लोगों को एक सच 1000 बार कहना पड़ता है। वैसे तो हिटलर कहा करता था, गोबेल्स हिटलर ने गोबेल्स कहा करता था कि एक झूठ 99 बार कहो तो 100वें बार सच हो जाता। आपने इस बात को समझा नहीं होगा, थोड़ा दोबारा बताता हूं। गोबेल्स कहता था कि एक झूठ 99 बार कहो तो 100वें बार वो सच हो जाता। झूठ तो झूठे ही रहता है, वो सच नहीं होता, मगर लोग उसको सच मानना शुरू कर देते। मगर हमें सच 1000 बार कहना पड़ता है, तब भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। इतना हमारे लोगों के दिमाग पर बुरा असर पड़ा हुआ है हजारों साल का। इसलिए ये बात मुझे बार बार समझानी पड़ती है और मैं समझाने के लिए अभी भी तैयार हूं, क्योंकि यही एक रास्ता है कि बार बार लोगों को बात को याद दिलाया जाए, समझाया जाए। तो इसके फर्क पड़ रहा, बहुत फर्क पड़ रहा। तो इस तरह से साथियों
सोशल नेटवर्किंग के द्वारा 6247 जाति के टुकड़ों को यदि हमने जगाने का काम किया, 4 काम, एक काम नहीं, जो आपसे मैं करवाना चाहता हूं वो समझा रहा हूं। एक काम जगाने का है, तो जगाने के लिए अलग सोचना पड़ता है। फिर दूसरा है जगे हुए लोगों को जोड़ना पड़ता है। केवल जगाने से काम नहीं चलता। जगा दिया, जगाने से काम नहीं होता, जगाने के बाद जोड़ना पड़ता है किसी न किसी संगठन में। पहला काम है जगाने का, दूसरा काम है जोड़ने का। जोड़ने के लिए अलग सोचना पड़ता है। फिर तीसरा काम है जोड़े हुए लोगों से संगठन शक्ति का निर्माण करने का। ये तीसरा काम है, अलग सोचना पड़ता है। चौथा काम है संगठित शक्ति का उद्देश्य पूर्ति के लिए उपयोग और प्रयोग करने का। अपने आप नहीं होता है, संगठित शक्ति का सुनियोजित तरीके से उपयोग करना पड़ता है। और संगठित शक्ति वो होती है जो निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में रहती है, वही संगठित शक्ति है। और जो निगरानी, नियंत्रण, निर्देशन के बाहर है वो क्राउड है, संगठित शक्ति नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड पीपल और क्राउड। क्राउड कुछ नहीं कर सकता, क्राउड से कुछ नहीं होता। जो दुनिया में बदलाव आज तक हुए वो संगठित शक्ति के बल पर हुए हैं। तो संगठित शक्ति जो नियंत्रित होती है, निर्देशित होती है, निगरानी में होती है, वही संगठित शक्ति है। और उसी संगठित शक्ति का नियोजित उपयोग और प्रयोग परिवर्तन के लिए करना पड़ता है, तब परिवर्तन होता है। परिवर्तन कॉन्शियस एक्शन का रिजल्ट है, परिवर्तन कॉन्शियस एक्शन का नतीजा है। अपने आप परिवर्तन नहीं होता है। ये बात हम लोगों को सही तरीके से समझकर काम करना है। तो इसलिए दूसरा कार्यक्रम बता रहा हूं सोशल नेटवर्किंग का। जितना भौगोलिक नेटवर्किंग से लोग इकट्ठा कर सकते हो, सोशल नेटवर्किंग में 6247 जाति के टुकड़ों को अगर आपने संगठित शक्ति में रूपांतरित कर दिया तो 15 करोड़ से 2 गुना और ज्यादा लोग इकट्ठा कर सकते हो। तो 40-50 करोड़ लोग 2030 तक हम लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार करेंगे। ज्यादा समय नहीं है, 2030 ज्यादा अब समय नहीं है, बहुत आपने वेट कर लिया। अभी कोई बुढ़ा आदमी होगा और हमारी सुन लिया तो वो मरेगा नहीं, वो बोलेगा 7 साल की बात है तो मैं भी देख लेता, मरेगा नहीं। मगर बशर्ते वो हमारी सुन ले, हमारी सुन लेगा तो नहीं मरेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। दुनिया जो है वो उम्मीद पर कायम है, नहीं तो सुसाइड कर लेता है। उम्मीद नहीं है जीवन में, जीवन में उम्मीद नहीं तो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इसलिए जो परिवर्तन का कार्य है वो संगठित शक्ति 2 तरीके से तैयार होगी। जो आपको करना, क्या करना है, भौगोलिक नेटवर्किंग का कार्यक्रम तहसील और तहसील के नीचे गांव में लेके जाना है। और दूसरा कार्यक्रम सोशल नेटवर्किंग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी के जाति के लोगों को जोड़ना है। ये जोड़ने के लिए हमने एक नया फार्मूला इजाद किया है, वो है 6247 कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार कर रहे हैं ऑल इंडिया में। 6000 लाखों लोग हैं, 6247 ज्यादा सक्रिय जो इस मिशन को अपना लक्ष्य मानकर काम कर रहे हैं। वैसे 6247
6247 जातियां, 6247 कार्यकर्ता। एक जाति के पीछे एक कार्यकर्ता लगा दिया जाए, कहां जाएगा? जब मैं ये जातियों को जोड़ने की बात सोचता था, करता था, तब क्या होता था? तो बहुत सारे लोग कहते थे कि संगठन तो बन जाएगा, ऐसा हमें लगता है, मगर ये 6247 जाति के लोग मेश्राम जी जुड़ेंगे नहीं। हम भी बहुत दिन तक इस पर सोचते रहे, विचार करते रहे, अब उसका फार्मूला ढूंढ लिया है। 6247 जातियां, 6247 कार्यकर्ता। एक जाति के पीछे एक कार्यकर्ता लगा दिया जाएगा, तो उन लोगों को हम लोग जोड़ने के लिए काम में लग जाएंगे। तो सोशल नेटवर्किंग के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर मोबिलाइजेशन होगा। और ये शक्ति अब हम लोग, क्योंकि मैं अकेला ही सारे देश भर में घूमता था, आज भी सभी 31 स्टेट के 500 जिलों से ज्यादा जिलों में फिजिकल मीटिंग मैं कर चुका हूं। शायद जिंदगी में या भारत में कोई ऐसा आदमी है कि नहीं पता नहीं, जो फिजिकली इतने जिलों में जाकर मीटिंग कर चुका हो। मुझे नहीं लगता ग्रीनिज बुक में मेरा नाम आना चाहिए, मगर मैं जाता ही नहीं हूं उनके पास में कि मेरा नाम लिखो, क्योंकि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। नाम लिखवाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट मेरे इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, जिसके लिए हमने जिंदगी लगाई और जिससे हमारे लोगों का उत्थान होगा, आजादी होगी, और इसके द्वारा बाद में जो आंदोलन चलाया जाएगा, जन आंदोलन चलाया जाएगा, तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। पावर इज ए प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रगल। आजादी का आंदोलन जिन लोगों ने चलाया, आजादी मिलने के पहले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेजों ने 2 सितंबर 46 को इंटरिम गवर्नमेंट का प्रधानमंत्री बना दिया। आजादी 15 अगस्त 47 को मिली और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री 2 सितंबर 1946 को बने इंटरिम गवर्नमेंट के। क्यों? आंदोलन, जन आंदोलन। इतिहास है कि काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। जो वो लोग करते गए 3.5% ब्राह्मणों ने जो किया, वो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। और इसको ज्यादा लोगों तक फैलाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करो। अगर आप बामसेव का प्रत्येक कार्यकर्ता 10, 20, 25, 50 लोगों के ग्रुप बनाओ, लोगों को मोटिवेट करो ग्रुप बनाने के लिए। अभी ऐसे 15 लाख ग्रुप बनाने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमें किसी अखबार में खबर छपवाने की जरूरत नहीं, किसी टीवी में हमारी खबर छपवाने की जरूरत नहीं है। अगर 15 लाख ग्रुप हम बना लेते हैं तो 15 करोड़ लोगों में डेली हमारा मैसेज जाएगा, तो हमें कोई किसी की खबर, किसी अखबार में हमारी खबर छपे या ना छपे, कोई जरूरी नहीं है। तो ये आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में जो हमारी रणनीति है, वो रणनीति है आंदोलन को जन आंदोलन के दिशा में ले जाने की। आपको बता रहा हूं, तो आप लोगों को अभी भारत मुक्ति मोर्चा नाम का आंदोलन करने वाला संगठन बना, इसे तहसीलों में पहुंचाओ और इसके द्वारा गांवों में मामला पहुंचाओ। अभी आने वाले समय में साल में 2 बार भारत बंद का ऐलान किया जाएगा। 6 महीने में एक बार, 5 महीना 29 दिन देश भर में तैयारी होगी भारत बंद की, और 1 दिन भारत बंद होगा। 5 महीना 29 डे तैयारी होगी सारे देश भर में, और 1 दिन भारत बंद होगा। और इस भारत बंद का 2030 तक मकसद होगा जन आंदोलन के लिए जन संगठन का निर्माण करना। भारत बंद करने के लिए भारत बंद नहीं करना है, जन आंदोलन खड़ा करने के लिए जन संगठन निर्माण करना है।
क्योंकि आम आदमी को आप अपनी आइडियोलॉजी समझाओगे, उनके दिमाग से ऊपर चला जाएगा। उनके मुद्दों पर आंदोलन करोगे तो करोड़ों की संख्या में आपके आंदोलन में आ जाएंगे। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमारी लाइन है। आने वाले समय में अगर इस तरह से आप अपने अपने जिले में काम करते हो, तहसीलों में काम करते हो, और ईच एंड एवरी सैटरडे एंड संडे आप गांवों के तरफ निकल जाते हो तमाम, और अगर आप सर्विस में हैं, ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो विद्यार्थी, युवा और बेरोजगार को मोटरसाइकिल पर पीछे बिठाओ और वो मोटरसाइकिल लेके जाके ऑफिस में जाओ। ऑफिस में पहुंचने के बाद उसको कहो ये मोटरसाइकिल ले जाओ। शाम को 5 बजे, 5:30 बजे, बहुत ज्यादा हुआ 5:45 बजे ऑफिस में आ जाओ। ये मोटरसाइकिल ले जाओ, गांव में घूमो और 2, 4, 5 गांव में जाकर फील्ड वर्क करो और मीटिंगे लोग लेकर के जगा करके वापस आ जाओ। ऐसा भी अगर माम सिर्फ के लोगों ने किए। तरीके बता रहा हूं मैं। तरीके क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमारे लोगों का जिनका दिमाग खाली है, कैसे करे वो भी बता रहा हूं। करना है ये भी बता रहा हूं, करने से क्या होगा ये भी बता रहा हूं, कैसे करना ये भी बता रहा हूं। सारी बातें बारीकी से आपको समझा रहा हूं। अमल करने की जरूरत है। 2000 में जब मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो 13 स्टेट में 140 जिलों में वाम सेवक संगठन था। अभी 31 राज्यों में 567 जिलों में पहुंच गया। और काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं, 4.5 लाख लोग आरएसएस के हेडक्वार्टर पर उधर लेके गए थे। हमारे लोग दिमाग से काम कम लेते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को, हमारे समाज के लोगों को आंखों से दिखाया जाए, तो आंखों से दिखाया। तो आरएसएस के लोग इतने डरे हुए हैं कि वो नागपुर से हेडक्वार्टर अयोध्या में लेके जाने की सोच रहे, इतने डरे हुए। नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है ना, वहां से अयोध्या लेके जाने की सोच रहे। तो अयोध्या के लोगों को मैंने पहले बोल दिया कि वो आ रहे हैं, तुम तैयारी करो, उधर घेर लेते। सारा भारत ही हमारा है भाई, केवल नागपुर हमारा थोड़ी है, सारा भारत ही हमारा है। तो सारे जगह हम लोगों को तैयारी करने की जरूरत है। इस तरीके से ये बात मैं खास तौर पर आपको समझा रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन। निगरानी का क्या अर्थ है? संगठन चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों को अपनी कार्य प्रणाली निर्धारित करनी पड़ती है उद्देश्य पूर्ति के लिए, और कार्य निर्धारित करना पड़ता है। वो निर्धारित कार्य अगर लोगों को करने के लिए दिया गया है तो दिया हुआ कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा? निगरानी से पता चलेगा। निगरानी से पता चलता है कर रहे कि नहीं कर रहे। करने से होने वाला है, ना करने से थोड़ी होगा। हमारे यादव जी हैं, ये इधर घूम रहे हैं, ये बोल रहे थे कि अभी भाषण बहुत हो गया है, फिर भी मैं कर रहा हूं। वो बोल रहे कि अभी भाषण करने की जरूरत नहीं है। अभी तक इतना विशाल संगठन खड़ा किया, भाषण करते करते ही खड़ा किया, कुछ किया ही नहीं। मगर लोगों को इतना यकीन है कि वामन मिश्रण जो बोलता है करेगा, इतना यकीन है। तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोग लेकर गए। ऐसा तो किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने, नेताओं ने सोचा तक नहीं। करने का छोड़ो, सोचा ही दिमाग में नहीं सोचा। हमने सोचा, प्लान बनाया, करके दिखाया, टेस्ट किया। इतने साल से हम संगठन खड़ा कर रहे हैं, अरे हमारी ताकत है या नहीं है, वो टेस्ट करके देखा।
टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, बहुत आसान तरीके से जो छेला गांव का संगठन का तरीका बताया, ये साल में 4 बार अगर तहसील में ट्रेनिंग लगाओ, 4 बार, 3-3 महीने में 1 बार, तो तहसील के सारे गांव कवर हो जाएंगे और प्रशिक्षित व्यक्ति गांव में आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। 6000 तहसीलों के लोगों ने ऐसा कर दिया तो साल भर में ही 6 लाख गांव का संगठन खड़ा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं 2030 तक अगर आपने 1 साल में कर दिया, 1 साल में इन लोगों का बंदोबस्त कर देंगे। तो ये बात मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि जो बदलाव है, अंग्रेजों की शक्ति को जन आंदोलन के द्वारा ही परास्त किया गया है। ब्राह्मणों की केंद्र सरकार पर कब्जा है, राज्य सरकारों पर कब्जा है, और जो ब्राह्मण धर्म है वो ये लोग हिंदू धर्म के नाम पर हमारे लोगों के सामने परोस रहे। तो हमारे बुड़बक लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये साले ब्राह्मण धर्म जो है वो हिंदू के नाम पर परोस रहे और हमारे लोग हिंदू के नाम पर उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो ये तो ब्राह्मण धर्म है ना। ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार नहीं कर सकता। अगर ब्राह्मण ने ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार किया तो उसको जूता खाना पड़ेगा। तो ब्राह्मण धर्म को हिंदू के नाम पर प्रचार कर रहा है। तो अगर हम लोग इस बात को ठीक से लोगों को समझाने का काम करें, सबूतों के साथ ये बताया जा सकता है। ये ब्राह्मण को पूछो, एक बार मैं रेल में ट्रेवलिंग कर रहा था तो हमारे कंपार्टमेंट में एक ही ब्राह्मण था, क्योंकि एक कंपार्टमेंट 8 लोगों का होता है, वो अकेला ही ब्राह्मण था। तो आप ध्यान रखो, कभी भी जो ब्राह्मण रहता है वो कभी चुप नहीं बैठता। वो 8 लोगों के बीच में अकेला ही बकबक 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 जैसा लगा। मैं उसका सुन नहीं रहा था। सारे लोग जो हैं वो हमारे ये CST OBC वाले, हाँ पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी, मैं ध्यान नहीं दे रहा। पंडित के ध्यान में ये आदमी ध्यान नहीं दे रहा, बहुत बुरा लगता उसको। ब्राह्मण के पास अहंकार बहुत बड़ा, उसकी अगर कोई ना सुने, अरे बाप रे बाप, उसको बहुत बुरा लगता। तो उसने मुझे पूछा कि आप सुन नहीं रहे। उसने मुझे कहा आप सुन नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा आपको ऐसा लगता है कि मुझे सुनना चाहिए है पंडित जी? देखो विचार करके बताओ, फिर बाद में मत बोलना। अब वो मुझे जानता नहीं था मैं कौन हूं। मैं भी जहां ट्रैवलिंग कर रहा हूं तो ट्रैवलर हूं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां बोलने की कोई जरूरत है क्या है? जहां कोई जानता ही नहीं वहां मैं राष्ट्रीय, कोई मतलब है? अरे जो आपको जानता है उसमें आपको तो उसका कोई मीनिंग है। तो मैं अपना वहां ट्रैवलर, एक पैसेंजर की हैसियत से वहां जा रहा था। तो वो तो अहंकार रहता है ना पंडित जी का। कहा आपको बोलना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपका कुछ कहना है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप तो पंडित हैं। पंडित को मैंने कहा हमारे यहाँ विद्वान बोलते हैं, आप तो पंडित हैं, तो मेरा छोटा सवाल है। कहा बोलिए। ब्राह्मण का बड़ा अहंकार जो है ना, सवाल पूछे तो मूर्ख आदमी है। सवाल पूछने वाला तो मूर्ख है ना होता है, वो उसको कहा रहे मूर्ख आदमी। मैंने उसको छोटा सवाल पूछा कि पंडित जी ये बताइए, हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के नाम बताइए। अरे इतना आपको पता नहीं? हाँ, मैंने कहा मुझे पता नहीं है। अब उसको मालूम नहीं, मैं उसको जाल में फंसा रहा। वो समझ नहीं उसका कि हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ, वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता बोल दिया उसने। बोलने के बाद मैंने उसको कहा पंडित जी ये तो ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है, मैंने आपको
हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ पूछा। आपने मेरा सवाल ध्यान से सुना नहीं। मैंने आपको पूछा हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम, आप ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथों का नाम बता रहे हैं। पंडित जी चौंक गया कि अरे बाप रे, मामला बड़ा मामला है। पंडित को सतर्क रहता है, बहुत ज्यादा होशियार रहता है। अब क्या करे तो कहा, जवाब दिया उसने, ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। मैंने कहा पंडित जी क्या कह रहे, ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म एक ही है। ओरिजिनल क्या है? ब्राह्मण धर्म, वो उसी के मुंह से निकालना पड़ेगा ना, ये ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल तो बोले ब्राह्मण। वो जो दूसरा बुड़बक जो है ना, SC ST OBC बैठा हुआ था, वो जो हाँ जी पंडित जी पंडित जी पंडित जी हाँ 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 कर रहा था, वो लोग सत्य में आ गए। हम तो समझ रहे थे कि हिंदू धर्म है, तो ये तो बोल रहा पंडित ब्राह्मण धर्म है ओरिजिनल। तो वो जो है वो लोग सत्य में आ गए। इतने में क्या हुआ पता नहीं, साला क्या हुआ, गाड़ी रुक गई। मैंने बाहर देखा, कोई छोटा स्टेशन था, वहां रुकने वाला नहीं था, गाड़ी रुक गई। पंडित को मौका मिला, उसका पास झोला था, नीचे रखा हुआ था, उसने नीचे से झोला निकाला और झोला निकाल कर, अरे मुझे जाना। अरे मैंने कहा पंडित जी आप तो बोल रहे आपका स्टेशन 3 घंटे के बाद आने वाला। नहीं मुझे थोड़ा जल्दी जो है ना, याद आया काम, ये गांव में उतरना था। झोला लेकर एकदम जल्दी से जाके एकदम उतर। उसको लगा अब ये कोई आदमी मेरी चमड़ी उधेड़े बगैर रहने वाला नहीं है, ये चमड़ी उधेड़ेगा और उसका जूता बना के पहनेगा और फिर उसके बाद में ये चलेगा, तब तक मेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा और वो वहीं से भाग। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण लोग ब्राह्मण धर्म का हिंदू के नाम पर प्रचार कर रहे हैं और तमाम SC ST OBC के लोग ब्राह्मण धर्म को हिंदू के नाम पर ढो रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जिसे ये ब्राह्मण धर्म के धर्म ग्रंथ है वही हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है। इसका मतलब है ओरिजिनल ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार हिंदू के नाम पर किया जा सकता। कर रहे हमारे लोग ढो रहे, ये पता है नहीं, हमारे लोगों को जानकारी है नहीं। अभी दिल्ली में यही सब्जेक्ट वाला अधिवेशन था दिल्ली में आज, तो होम मिनिस्टर ने, जहां हमारा कार्यक्रम हो रहा था यही सब्जेक्ट वाला दिल्ली में, वहां पुलिस का आदमी आया, अमित शाह ने भेजा होगा क्योंकि दिल्ली में होम मिनिस्ट्री नहीं है, दिल्ली की होम मिनिस्ट्री अमित शाह के पास है। वहां आया और वो हॉल को लॉक लगा के चला गया। सब्जेक्ट है, आप लोगों को पढ़ के सुना है, कितने डरे हुए लोग हैं। हम लोग कोई चाकू छुरी बंदूक गोली नहीं चला। वामन मेश्राम की जो गोली है ना, वो गोली से ज्यादा खतरनाक है। गोली बोली गोली बोली, गोली की जरूरत नहीं है, बोली बोलते आना चाहिए। तो ये जो होशियारी है, ये होशियारी ज्योतिराव फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, उन लोगों के पास है वो ज्ञान किसी के पास नहीं है, उनके पास है। वहां से इस ज्ञान को लिया जा सकता है। और ये ज्ञान अगर आप अपने लोगों को समझाओ और लोग जागृत हो जाए, तो आपको ये कावड़िया वाले क्यों जा रहे हैं, ये जा रहे वो जा रहे, इस पर बोलने की जरूरत ही नहीं है। इस पर बोलो ही मत। कावड़िया वालों को अगर आप कहोगे, गाली गलौज करोगे, ज्यादा नहीं, उसके तरफ ध्यान ही मत दो।
वो कावड़िया SC ST OBC के ही है, कोई ब्राह्मण उसमें नहीं होता, वो सारे SC ST OBC के ही है। और अगर उसमें हुआ एक रहता है, एक रहता है उसको चलाने वाला। जैसे 1000 गाय बैल होता है, उसको हाकने वाला एक होता है ना, जानवर को हाकने वाला एक होता कि नहीं। तो उसी तरह से वो पंडित जी जो है वो जानवर को हाकने वाला होता है, एक होता है। और अभी हमने ये भी देखा है कि वो 400-500 लोगों में एक गाड़ी चलती है, वो थोड़ा देर चलता है फिर गाड़ी में बैठता है, वो चलता रहता है। कावड़िया जो है ना वो चलता है, और उसको ये बताया है बगैर चप्पल का चलने से ज्यादा पुण्य जमा होता है। SC ST OBC ना हमारा बुड़बक आदमी है, उसको ये बोला जाता है बगैर चप्पल के चलोगे ज्यादा पुण्य जमा होगा। फिर वो उसको पूछता है कि ज्यादा पुण्य जमा होगा तो क्या होगा, अगला जन्म सुधर जाएगा। अबे इस जन्म का तो बोल, अगला जन्म सुधर जाएगा। अबे इस जन्म में झोपड़पट्टी में रह रहा हूं तो उसका कुछ होगा क्या, ये झोपड़ा मेरे नाम पर होगा क्या? 10 बाय 10 का तो वो भी होने की कोई गारंटी नहीं है। तो वो अगले जन्म का वादा करके हमारे लोग पैदल चलते रहते हैं, वो सारे हमारे लोग हैं। तो हमको अपने लोगों को जगाने का, जगाकर छोड़ने का नहीं, संगठित शक्ति निर्माण करने का। वो संगठित शक्ति परिवर्तन करेगा। ये करो, उसको गाली गलौज कावड़िया वालों को करने की क्या जरूरत है? और वो कावड़िया तुम्हारी भाई बंद है, उसको गाली देने से क्या होगा? वो गाली तुम्हारे पास वापस आ जाएगी, कोई मतलब है नहीं। तो इसलिए आप लोगों को संगठित शक्ति निर्माण करने पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो एक तो मुद्दा है निगरानी का, दिया हुआ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, निगरानी से पता चले। नियंत्रण का सिद्धांत क्या है? अरे हमारे नियंत्रण में, मान लो कोई आदमी गाड़ी चला रहा है, उसके नियंत्रण में स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग है, छोड़ दिया, तेरे को भी मारेगा, वो भी मर जाएगा, एक्सीडेंट होगा। सिंपल उदाहरण से बता रहा, ड्राइवर का स्टीयरिंग पर कंट्रोल है तो गाड़ी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी, मंजिल पर पहुंचेगी, मकसद पर पहुंचेगी। अगर उसने स्टीयरिंग छोड़ दिया तो गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय। तो जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो नियंत्रण में रहेंगे तो मंजिले मकसद पर पहुंचेंगे। तो नियंत्रण मंजिले मकसद पर पहुंचने का गारंटेड कारण है। निर्देशन, समय समय पर परिस्थितियों का अध्ययन करने के आधार पर निर्देशन आवश्यकता के अनुसार बदलते रहना पड़ता है। जैसे जैसे लोगों के आचरण में बदलाव आता है, वैसे वैसे निर्देशन में बदलाव आता है। बदलाव का मकसद उद्देश्य पूर्ति के लिए उसको ठीक करना। जब कोई कारीगर बिल्डिंग को ईंट लगाता है, पत्थर लगाता है, तो जो पत्थर आड़ा टेढ़ा होता है वो उसको ऐसा करता है, छाटता है। अरे थोड़ा टेढ़ा है, ऐसा छाटता है, छाटने के बाद लगाता है। ऐसे ही टेढ़ा नहीं लगाता, छाट कर लगाता है। तो निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन ये छाटने वाला मामला है। तब जाकर हमारा मकसद पूरा होता है। ये कार्य प्रणाली से संबंधित बात है। कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर कार्य करना ही अनुशासन है। कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर ही कार्य करना अनुशासन है।
और अनुशासन से शक्ति का निर्माण होता है, संगठन शक्ति का निर्माण होता है, और संगठन शक्ति का उपयोग और प्रयोग परिवर्तन लाता है। ये करना होगा। इतना ही इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ। भविष्य की जो रणनीति है वो सिंपली मैं आपको समझाने का काम किया। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके आभार, धन्यवाद। इस पर आप लोग अमल करेंगे ऐसी आशा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम सेवक नई दिल्ली। आपने आज के अधिवेशन की अध्यक्षता की।